बात बात से बात बनती है, बात बात से बात बिगड़ती है, बात बात से झगड़े हो जाए पर बात बात से ही दुनिया मिटती है। और आज हम लोग करेंगे ऐसी बात जिससे आपके एग्जाम में बढ़ जाएंगे पूरे नंबर 7। नमस्कार बच्चों, मैं डीके चंदन और स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल डीके चंदन एडुकेटरी पे। आप लोगों का बहुत दिनों से कहना था कि सर हिंदी पढ़ा दीजिए, हिंदी नहीं हो पा रहा है। तो अपने प्रोफेशनल सब्जेक्ट से हट के आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का हिंदी का पहला चैप्टर। और ये मेरा पहला प्रयास है, मैंने इससे पहले कभी हिंदी पढ़ाया नहीं है। मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो साइंस का रहा है, पर आपके प्यार में हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो कोशिश करते हैं और इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे पूरे चैप्टर को। और पहला चैप्टर आप सबको मालूम है कि बातचीत है और इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। तो लेखक परिचय से भी सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो उसका हम अलग एक सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग लेखक परिचय और इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो सवाल आते हैं उसको करेंगे। अगर ये आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल डीके चंदन एडुकेटरी पे जाएं, वहां पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और माँ सरस्वती का नाम लेकर आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हिंदी का, जिसमें हम लोग चैप्टर को देखेंगे बातचीत क्या होता है और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसकी बात करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, अंत तक जरूर बने रहना, वीडियो में बहुत मजा आएगा क्योंकि साहित्य से रिलेटेड चीज़ है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर। फिर जब चैप्टर खत्म होगा तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट में दें कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ के, और तब हम उसके आधार पे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बातचीत देखो, मनुष्य को ईश्वर के द्वारा कई तरह की शक्तियां दी गई है जिससे के द्वारा हम सजीव और निर्जीव में अंतर कर पाते हैं। जैसे निर्जीव क्या होता है, आप सब जानते हो कि निर्जीव में गतिशीलता नहीं होती है, वो वृद्धि नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और उनके पास ज्ञान इंद्रियां नहीं होती, वो अनुभव नहीं कर सकते। उससे इतर जितने भी सजीव चीजें हैं उनके पास ज्ञान इंद्रियां होती है, उनमें वृद्धि का गुण पाया जाता है, विकास का गुण पाया जाता है। तो ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में जिसमें कई सारे शक्तियां हैं, जैसे वृद्धि करना, विकास करना, चलना फिरना, दौड़ना, खाना पीना, नहाना, गाना, रोना, हंसना, और इसके अलावे आपके मन में जो 4-5 चीजें और आ रही है उसको भी इसमें जोड़ लीजिए। तो ये सारी शक्तियां ईश्वर के द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई है। इन सारी शक्तियों में बातचीत भी एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करता है। सोचो, अगर सारी शक्तियां हो, आप चले भी, देखें भी, सुने भी, खाना भी खाएं, मौज मस्ती करें, लेकिन आपके पास वाक शक्ति ना हो, आपके पास बोलने की शक्ति ना हो, या किसी भी इंसान के पास बोलने की शक्ति ना हो, पूरी दुनिया गूंगी हो, तब कैसा माहौल रहेगा? जब हम अपनी मन की उद्गार को किसी के सामने बात के द्वारा व्यक्त नहीं कर पाते, तब फिर कैसा माहौल होगा? सब इशारों में बात करेंगे इस तरीके से, भाई कहां से आ रहे हो, खाना खाए, हो गया, तो ये चीज होगी। तो इसी बातचीत के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेखक इस चैप्टर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। देखिए, बातचीत, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो
ईश्वर ने मनुष्य को जितनी सारी भी शक्तियां दी है, उन सारी शक्तियों में वाक शक्ति भी एक है और अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बोलने की शक्ति भी ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई एक शक्ति है। आप सोचो कि यदि सारी शक्तियों में हम सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर कैसा होगा? आप ऐसे समझो जैसे आप मूवी देखने जाते हो, एक अच्छी सी मूवी आपके सामने लगा दी जाए और उसमें खूब ढिसुम ढिसुम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हीरोइन आई और खूब हो रहा है और आवाज नहीं हो, तो कैसा लगेगा? मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप अब इसको ऐसे समझो कि एक बच्चे को बहुत भूख लगी है, ठीक है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है कि उसे भूख लगी है, ठीक है, वो रो रहा है, कई तरह के इशारे कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है कि उसे भूख लगी है, तो आप समझो कैसा होगा। तो इसीलिए वाक शक्ति जो है एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है जो ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दी गई है। और अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो सारी सृष्टि, सारा संसार गूंगा होता। उस टाइम कैसा माहौल होता? बहुत ही अजीब तरीके का लगता ना। कोई भी अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाता है, कोई भी बाबू अपनी सोना को कुछ कह नहीं पाता, तो बड़ी दिक्कत था। ठीक है, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। और इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में, अच्छा इसको दूसरा बार में करेंगे, तो देखो हम दूसरी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जितनी भी बातें समझते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, आंखों के द्वारा जो हम देखते हैं, मन के द्वारा जो हम समझते हैं, त्वचा के द्वारा जो हम महसूस करते हैं, उन सारी बातों को हम किसी के सामने व्यक्त ही नहीं कर पाते। तो अंदर ही अंदर क्या होता? घुटते। तो ये बात होता, अगर हमारे पास बातचीत की शक्ति नहीं होती तो हम अपने सुख दुख का, हम अपने अनुभव को दूसरे के सामने शेयर नहीं कर पाते। अब देखिए यहां पे लेखक कहते हैं अगले पैराग्राफ में कि देखो बातचीत भी ना दो प्रकार के होती है। एक तो होती है कि साधारण बातचीत, जैसे घर में माँ बहन लोग जो बात करती है, सास पुतोह बैठ के बात करती है, दो सहेलियां आपस में बैठ के बात करती है, या दो बूढ़े लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, दो विद्यार्थी आपस में गपास्टिंग करते हैं। तो एक तो ये बातचीत हो गया। और दूसरा बातचीत का तरीका वो है जो जिसमें कुछ ऑडियंस होते हैं जो मंच के नीचे होते हैं, और एक नेतृत्व करने वाला होता है, और वो एक अलग तरीके से लोगों के बीच में बातचीत होता है, और इसको हम लोग स्पीच बोलते हैं, भाषण बोलते हैं। तो दोनों का ना अलग अलग तरीका है। जैसे दो औरतें आपस में बात कर रही है बैठ के, का कहियो बहनिया बड़ा दुख में है, ऐसन पुतोह आ गई है, रोज रोज झगड़ा लगा के रखी है। तो ये जो हुआ एक अलग तरीके का बातचीत हुआ, जो किसी को अपना दुखड़ा सुना रही है। लेकिन अगर सामने वाले को मजाक का मूड है तो क्या बोली, हाँ तो बहनिया तेलो तो लगे ही होता ना, रोज नया नया पुतो हायल हवा। तो इस तरीके का बात होता है जिसमें कोई विशेष भाव भंगिमा नहीं होता है, जिसमें बहुत ज्यादा नखरे नहीं होते हैं। बिल्कुल लोग अपने दिल की बातों को, जो दिल में होता है वही चेहरे पे होता है। लेकिन जो भाषण की कला होती है उसमें क्या होता है कि बहुत तरह के नखरे होते हैं, बहुत तरह के शैली अपनाई जाती है, जिसमें सामने वाले लोगों को इंप्रेस करने का प्रयास किया जाता है। सामने वाले व्यक्ति को, सुनने वाले को, जिसको हम श्रोता बोलते हैं, श्रोता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। और उस बातचीत में, उस भाषण कला के दौरान कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे करतल ध्वनि होती है, तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है, सामने वाला बंदा शोर मचाने लगता है। जैसे आप लोग कभी कभी क्लास में करते हो जब शायरी सुनते हो तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वक्तृत्वता, देखो स्पीच का मतलब हो गया भाषण, और वक्तृत्वता का मतलब होता है बोलने की कला, बोलने की कला। तो स्पीच वक्तृत्वता और बातचीत दोनों है। मतलब स्पीच यानी भाषण एक अलग चीज है, वो अलग बातचीत का तरीका है, और एक जो साधारण जिसे हम बातचीत कहते हैं वो अलग तरीका है।
ठीक है। तो ये दो तरीके का बातचीत होता है, जिसमें एक भाषण होता है और दूसरा साधारण बातचीत होती है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट, यहां पे क्या है देखो, यहां पे है पुलपिट। पुलपिट का मतलब होता है पायदान, जहां पे पांव रख के जो भाषण देने वाले लोग होते हैं वो खड़ा होते हैं। तो पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचन या नंदी पाठ। पुण्यवाचन क्या होता है, जैसे घर में जब पूजा पाठ होता है ना, तो वहां पे मंत्रोच्चारण होता है। पूजा पाठ में जो मंत्रोच्चारण होता है उसको हम पुण्यवाचन कहते हैं। जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो ये किसका उदाहरण हो गया, पुण्यवाचन का, जहां पे मंत्रोच्चारण किया जाता है। और नंदी पाठ का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई नाटक होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम से पहले प्रार्थना वगैरह, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो वहां पे सबसे पहले प्रार्थना करते हो, ठीक है। तो ये जो प्रार्थना होता है या कभी नाटक होता है, गांव में आपने देखा होगा कि नाटक वगैरह ड्रामा वगैरह होता है, तो वहां पे पहले प्रार्थना किया जाता था। हमारे गांव में भी जब पहले बचपन में थे तो ड्रामे होते थे, तो वहां पे सबसे पहले लोग प्रार्थना कुछ इस प्रकार से, पूरा याद नहीं है, तारो मेरी नैया हे प्रभु पार लगा देना, इस तरीके से कुछ गाते थे। तो उसे हम लोग बोलते हैं नंदी पाठ, ठीक है। तो नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहवान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृत्वता का आरंभ करे। जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृत्वता में लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। अब चलो समझते हैं इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं। देखो होता क्या है कि बातचीत जो होता है, साधारण जो बातचीत सामान्यतः दो लोगों के बीच में जो बातचीत होता है, आगे हम पढ़ेंगे तो लेखक भी यही कहेंगे कि जो वास्तविक जो बातचीत होती है वो दो लोगों के बीच में ही होती है, ठीक है। बाकी अगर 4-8 लोग एक साथ बैठ गए तो वहां पे फिर हंसी मजाक होगा, कौवा लड़ान होगा, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो साधारण जो बातचीत होती है उसमें नाज नखरा यानी कि जो अलग अलग तरीके का भाव भंगिमा होता है उसको जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। जो दिल में बात होती है वही जबान पे होती है। लोग अपने दिल के बात को एक दूसरे से केवल शेयर करते हैं, उसमें मिलावट नहीं होती। ऐसे तो लोग आजकल चेहरे पे कई तरह के नकाब डाले हुए हैं, दिल में कुछ और है और चेहरे पे कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, और आपके साथ हैं भी और आपके साथ नहीं भी हैं। तो इस तरीके के लोग हमारे आसपास में हैं, बहुत है। पर चलिए आते हैं मुद्दे पे। तो यहां पे नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हुआ हो और पुण्यवाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहवान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो उसको ऐसा साधारण बातचीत में ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाता है। जैसे अभी चुनाव चल रहा है तो नेता लोग क्या करते हैं, एक रहता है बुलाने वाला, आप मैं देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि मंच पे आएं और मंच पर आकर अपनी बातों को जनता के सामने रखें। अब प्रधानमंत्री जो वहां से बड़े सलीके से उठते हुए अपना चदर सरियाते हुए आएंगे और उसके बाद कई तरह के शब्दों का उच्चारण करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों मेरे 125 करोड़ देशवासियों, और आजकल एगो इसमें नया शब्द जुड़ गया है, मेरे परिवारजनों, ठीक है। तो इस तरीके से उच्चारण करते हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब कभी कहीं पे गए, वहां पे कोई कार्यक्रम है और मंच संचालन करने वाले जो लोग हैं वो बड़े सलीके से कदरदान मेहरबान लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, इस तरीके से गलियों में चलने वाले लफंगों के जान, तो इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, ये सब भाषण में होता है कि मजलिस साहवान चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह से शुरू किया जाता है, स्तुति की जाती है, शुरुआत की जाती है और तब किसी तरह वक्तृत्वता का आरंभ करें। और इतना उच्चारण करने के बाद मंच पर विराजमान फलाने फलाने ढिमकाने लोग जो यहाँ पे आए हैं और इन सब का उच्चारण करने के बाद तब जाके बातचीत प्रारंभ की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो, जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता
महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। तो कई बार होता है कि भाषण के दौरान आपने सुना होगा कि जो सामने वाला होता है वो कुछ कभी शायरी का प्रयोग करता है, कभी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे जनता में जोश आ जाती है और अचानक ही ताली पीट देते हैं और शोर मचाने लगते हैं। जैसे अपने प्रधानमंत्री की ही बात सुन लो, मैंने कसम उठाई है, सौगंध मुझे इस मिट्टी का, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब हालांकि ये अलग बात है कि इन्होंने अपने 10 साल के कार्यक्रम में लगभग सब कुछ ठिकाने लगा दिया है, ठीक है, पर चलो उन्होंने अपने भाषण में जरूर ये शब्द प्रयोग किया था कभी ना कभी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके का शब्द जब आपके सामने सुनाए जाते हैं तो जनता में जोश आ जाती है और वो अचानक ही ताली पीटने लगते हैं, हल्ला शोरगुल मचाने लगते हैं और पूरा ही मतलब एक अलग तरीके का माहौल वहां पे हो जाता है, ठीक है। ताली की ध्वनि से गूंज उठता है, कमरा गूंज उठता है या मैदान गूंज उठता है। इसलिए वक्ता को खामखा का मतलब बेमतलब का, जहां पे जरूरत भी नहीं था, ठीक है, खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृत्ता में लाना ही पड़ता है, अपने बातचीत के दौरान लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि यानी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे। तो इसमें हमने देखा कि बातचीत जो होता है 2 प्रकार के होता है। एक जो साधारण बातचीत होती है जिसमें बहुत ज्यादा भाव भंगिमा नाज नखरा नहीं होता है, लोगों ने एक ने अपना बात उससे शेयर किया, दूसरे ने अपना बात इससे शेयर किया, बस बात खत्म। लेकिन दूसरा जो बातचीत है वो क्या है? दूसरा बातचीत है भाषण की कला, स्पीच जिसे बोलते हैं, जिसमें कई तरह के नाज नखरे होते हैं, कई तरह के जब शुरुआत करने से पहले कुछ स्पेशल वर्ड है जिनका उच्चारण किया जाता है, जिसमें कुछ शब्दों का प्रयोग यहाँ पे मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन का प्रयोग किया गया है। और भाषण के दौरान जानबूझकर वक्ता कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे जनता में जोश आ जाए और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठे। लेकिन बातचीत में ऐसी बात नहीं है। चलिए तो अब आगे आते हैं, अगले पैराग्राफ को देखते हैं, इसमें क्या है। देखो, वही हमारी साधारण बातचीत कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप का मतलब होता है हृदय से बातचीत करना, हृदय से यानी दिल की बात किसी दूसरे के सामने रखना, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो प्रेम पूर्वक जब हम संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। मतलब समझो, जब घरेलू बातचीत होती है तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी दिल की बात को किसी दूसरे के सामने रखते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि आदमी ना एकदम प्रेम पूर्वक दिल से बातचीत कर रहा होता है और इसमें बहुत ज्यादा कहे उड़ाने वाली कोई बात नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के सामने बैठोगे, उसको बहुत ज्यादा हंसने का शौक है, तो कोई भी बात कहो तो पूरा एकदम पीट के हंसने लगे, उलट पुलट जाए, तो ऐसे लोग कम होते हैं। नहीं तो जो साधारण बातचीत होती है, घरेलू बातचीत होती है, तो उसमें ज्यादा अगर हंसी भी आए तो लोग थोड़ा सा मुस्कुरा दिए और उस मुस्कुराहट में क्या थोड़ा होठ इधर उधर हो गया, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है रावण जैसा हंसने लगे। लेकिन मंच पे जो हंसी होता है, या आप जब कोई चुटकुला सुनते हो तो फिर सोचो कैसे हंसते हो, ठीक है, तो वो हंसी अलग होती है। इस हंसी में क्या होता है कि बस होठ थोड़ा सा इधर उधर हो गए, हो गया। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है, ठीक है। जैसे अब सुनना ध्यान से, जहां पे हसुआ के ब्याह में अगर खुरपी के गीत गाने लगे तो वहां पे तो कोई मतलब है नहीं, है कि नहीं। वही बात है, अगर आप 2 व्यक्ति के बीच में बातचीत हो रही है, हम 2 दोस्त हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं और दोस्तों के बीच में कुछ ऐसे शब्द कर रहे हैं, सर सुनिए ना, सर जेंटलमैन सुनिए ना, ए प्रभु सुनिए ना, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करें तो ऐसे शब्द इस साधारण बातचीत में उनका कोई इज्जत नहीं मिलता है। ऐसे शब्दों को बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया जाता है, यानी ऐसे शब्दों को साधारण बातचीत में ये शब्द बेकदर होते हैं, इनकी कोई कदर नहीं होती है। इन भारी भरकम शब्दों का कदर कहां पे होगा? लेडीज, जेंटलमैन, सर,
महाशय, इन शब्दों का प्रयोग भाषण होगा वहां पे हो सकता है, लेकिन दो व्यक्ति के बीच में बातचीत होगी तो ऐसे भारी भरकम शब्दों का कोई इज्जत, कोई कदर नहीं है। ऐसे ही बिना मतलब के धक्के खाती फिरती है। अगर कोई बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो लोग उसको ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं। ठीक है, तो ये बात थी। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बातचीत के महत्व को बताया गया है। अभी तक तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि बातचीत जो है वो क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो अभी तक से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये निष्कर्ष निकल के आती है कि मनुष्य को ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा कई तरह की शक्तियां दी गई है, जिसमें बोलने की कला जो है, बोलने की शक्ति एक अद्भुत शक्ति है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करता है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि बातचीत का दो तरीका हो सकता है। एक घरेलू बातचीत, साधारण बातचीत, दोस्तों के बीच का बातचीत है, जो जिसमें बहुत ज्यादा नाज नखरे, भाव भंगिमा, चेहरे की बनावट, भारी भरकम शब्दों, ये सब का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन दूसरा जो है वो भाषण की कला है, जिसमें जानबूझकर ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है, ऐसे वहां पे क्रिएट किए जाते हैं माहौल वक्ता के द्वारा, ताकि सुनने वाला जो श्रोता है उसमें जोश आ जाए, उत्साह आ जाए और फलाना बाबू जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, फलाना बाबू जैसा हो, इस तरीके का नारे लगाने लगे। ठीक है, तालियां बजाने लगे। तो ये भाषण हो गई। अब आते हैं बातचीत के महत्व पे। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जो बात किए बिना रह ही नहीं सकते, उनको भोजन नहीं पचेगा, पेट में गैस हो जाएगा, ऐसे ऐसे आदमी हैं, बात किए बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, वो ढूंढते चलेंगे कि कोई आदमी मिल जाए जिससे बैठ के कुछ बातचीत किया जा सके। ठीक है, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि बिना मतलब के, मतलब जो बात हुई भी नहीं है वो बात भी जोड़ जाड़ के अपने शब्द में, बातों में घुसेड़ते हैं और झूठ मूठ के मतलब माहौल क्रिएट करते हैं, बिना मतलब के बातचीत करते हैं। तो लेकिन ये बात तो है कि चाहे आप कम बोलो या ज्यादा बोलो, लेकिन बातचीत का अपना एक महत्व है। जिस तरह से खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, घूमना फिरना जरूरी है, उसी तरीके से बात करना भी जरूरी है। बात करने से दो व्यक्ति के बीच में यदि दूरियां बनी हुई है तो दूरियां मिट जाती है। ठीक है, बात बात में, मैंने शुरू में क्या बोला आपको, बात बात से बात बनती है और बात बात में बात बिगड़ भी जाती है, और बात बात में बात बनती है, बात बात से बात बिगड़ती है, और बात बात में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो बात बात में ही लात भी पड़ती है। ठीक है, ये बात भी है। तो क्या है कि जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए कई सारी चीजें जरूरत है, उसमें बातचीत का भी अपना एक महत्व है। जो कुछ मवाद मतलब मन में जो मैलापन जमा होता है, ठीक है, मन में जो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति मवाद जमा है, उसके प्रति कुछ गलत बात हमारे मन में बैठा हुआ है, और धुआं जो जमा रहता है, यहाँ मवाद और धुआं का मतलब, मवाद तुम आप समझ रहे हो कि जख्म से निकलने वाला जो खून होता है उसको मवाद कहते हैं। तो और धुआं, यहाँ पे इसका अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कुछ गलत बात, गलत धारणा बैठी हुई है, या दो व्यक्तियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो बात करने से वो सब जो है वो बाहर निकल जाती है। वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है, चित्त हल्का हो जाता है, मन जो है एकदम हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और परम आनंद की अनुभूति होती है। आपने जरूर ऐसा देखा होगा। देखो मैं उदाहरण देता हूं, जब दो दोस्तों के बीच में लड़ाई होती है तो बहुत दिनों तक मान लो बातचीत नहीं हुई, लेकिन कभी वो ऐसा मौका आया कि फिर दोनों के बीच में बातचीत किसी ऐन मौके पे हो गया, और बातचीत के बाद जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में वो खत्म हो गई। उसके बाद फिर से दोस्ती बना। उस दिन जब आप दोनों दोस्त घर जाते हो अपने अपने घर, तो एक अजब तरीके का ही रहता है, मतलब खुश रहता है, मन जो है प्रसन्न रहता है, और कई तरह के जो गलत गलत बात मन में चल रहा होता है वो सब खत्म हो जाता है। तो चित्त हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और आनंदित रहता है।
मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। ये बात आपसे अच्छा कौन जान सकता है बच्चों। बातचीत में भिड़ने के बाद कितना मजा आता है आपको, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। क्लास में हो तो बात करना है, घर पे जाएं तो किसी न किसी से बात करना है, यहां तक कि सोने का टाइम हो तो घुस गए अंदर चादर के अंदर और बोल नहीं सकते हैं तो चहटिया सकते हैं ना। तो कई तरह के बातचीत तो आप समझ सकते हो कि जिनको बातचीत करने का लत पड़ गया वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। सबका अपना अपना क्या है, मजे हैं। जिनको अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। अब देखो यहां पे एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है, रॉबिन्सन क्रूसो। एक ऐसे व्यक्ति थे कि इनको ना 16 वर्ष तक मनुष्यों से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, इनको ऐसे मान सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति था जिन्हें एक बंद कमरे में किसी जानवर के साथ बंद कर दिया गया। ठीक है, और 16 वर्षों तक उसको मनुष्य से भेंट नहीं हुआ, आदमी से बातचीत करने का मौका नहीं मिला। और जब पहली बार 16 वर्षों के बाद जब वो एक इंसान का आवाज सुनता है, हालांकि वो इंसान उनकी भाषा में नहीं बोल रहा था, वो कोई जंगली भाषा में बोल रहा था, अलग भाषा में बोल रहा था, फिर भी जब वो पहली बार 16 वर्षों के बाद शब्द को सुनता है तो उसको अजीब सा महसूस होने लगता है। उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है और उसके अंदर फिर से मनुष्यता आने लगती है। ठीक है, उसको लगता है कि फिर से मनुष्य होने की शक्ति जो है उसके अंदर जागृत हो रही है। तो रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, बेहुदा नहीं है यहाँ पे, बहुधा माने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यदि उसने अपनी जंगली बोली में कुछ कहा था, पर उस समय जंगली बोली में भी जो उनको समझ में नहीं आया कि आदमी क्या बोल रहा है, फिर भी उनको जो खुशी का अनुभव हुआ उसे लेखक के द्वारा शब्दों में बयान कर पाना संभव नहीं है। ये बात लेखक कहना चाहते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें बातचीत के महत्व को बताया गया। फिर देखिए इसमें कहा जा रहा है कि रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। चोला मतलब शरीर, बदन। तो उसको ऐसा हो गया कि लगता है कि नए सिरे से आदमी का चोला पाया हो। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है, कहां तक रिझा लेने की ताकत है। यही बातचीत के द्वारा आप क्या होते हो, अपने पथ से भ्रमित हो जाते हो। यही बात के चक्कर में कई सारी बातें आजकल बिगड़ रही है और बच्चे बिगड़ रहे हैं। ठीक है, तो बातचीत में लुभा लेने की जो ताकत है, ठीक है, और ये लुभा लेने की ताकत ना ये भी बच्चों दो प्रकार का है। एक जो है वो प्रेम में लुभा लेना, प्रेम से रिझा लेना, और दूसरा जो लुभा लेने की ताकत है ना वो है चटुकारिता, चमचागिरी। जो तलवे चाट चाट कर लोग क्या करते हैं, सामने वाले को लुभा लेते हैं, अपनी बातों में फंसा लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं और उसके बाद लात मारकर सामने वाले को अलग कर देते हैं। तो ये लुभाने, बातचीत ना लुभाने की जो कला होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जो है निश्चल, यानी प्रेमवश किसी को लुभाया जा रहा है मीठी मीठी बातें करके, और एक जो है वो छल से भरा हुआ लुभाना है, जिसमें किसी व्यक्ति का अपना निहित स्वार्थ है जो बाद में उसे पूरा करना है, और उस स्वार्थ को पूरा करने के लिए मीठी मीठी बातें करके और छल पूर्वक अपनी बातों में किसी दूसरे व्यक्ति को रिझा लेता है और उसके बाद अपना काम निकालकर और फिर उससे अलग हो जाता है। तो देखिए जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना, उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है, शब्दों के द्वारा ही संभव है। सच है
जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही, यहां पे इस बात पे फोकस करना है हम लोगों को। बेन जॉनसन ने क्या कहा? बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उसके इंटरनल कैरेक्टर का इंटरव्यू होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। अब समझते हैं इस पैराग्राफ को, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखो, लेखक कहते हैं कि जिनसे केवल आपका पत्र व्यवहार हुआ है, मैंने आज तक आप दोनों के बीच में सिर्फ पत्र के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा बातचीत हुई है और कभी आमने सामने मेल नहीं हुआ है। इसमें एक गाना भी है, सुना दूं क्या? अब तक मैं चुप रहता था, तुझसे कुछ नहीं कहता था, कब से दिल दीवाना था, मिलने को बेगाना था, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार मुलाकात की है। तो देखो, वैसे व्यक्ति से जिनसे सिर्फ पत्र व्यवहार हुआ है, मतलब आपने आमने सामने देखा नहीं। जैसे एक मूवी आई थी, मूवी का नाम क्या है? सिर्फ तुम। ये मूवी, अगर आप बातचीत के महत्व को अच्छे से समझना चाहते हो तो ये मूवी जरूर देखना। इसमें सिर्फ तुम मूवी है और इसमें है कौन? इसमें है संजय कपूर है हीरो। तो इसमें क्या होता है, प्रेमी और प्रेमिका जो है उनके बीच में पूरे मूवी में केवल पत्र व्यवहार ही होता है, ठीक है। हीरो और हीरोइन के बीच में सिर्फ पत्र के द्वारा ही बातचीत होती है। वो उधर से चिट्ठी लिखते हैं, फिर इधर से चिट्ठी का जवाब जाता है और इस चिट्ठी के माध्यम से ही इतना ज्यादा दोनों के बीच में प्यार हो गया कि मैं तो क्या ही बताऊं, मेरे को थोड़ी ना हुआ है। तो फिर जब वो अंत में मिलते हैं और पहली बार जब उनकी बात होती है तो फिर क्या ही कहने हैं, फिर आ ले चलें तुझको तारों के शहर में और धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने दे। तो जिनसे सिर्फ पत्र व्यवहार हुआ है, कभी भी एक बार साक्षात्कार यानी आमना सामना नहीं हुआ है, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी ललसा होती है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भाई साहब, लेखक रंगीले लग रहे हैं मुझे। अपना अभ्यंतरिक यानी अंदर की जो भावना होती है, मन के अंदर की जो भावना होती है, तो अपने अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय, उसका अर्थ, आशय का मतलब निष्कर्ष आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही संभव है, हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, ठीक है। जब आप व्यक्ति के साथ रहने लगते हो, वो आपसे बातचीत करने लगता है, तभी आप किसी के बारे में परसेप्शन बना सकते हो कि वो अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने विकास दिव्यकृति सर को जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों में से कितने लोग उनसे जाकर क्लास लिए हो? हम में से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं, हमें मानते हैं कि विकास दिव्यकृति सर एक बहुत ही अच्छे इंसान है। अच्छा, वो शिक्षक कैसे हैं ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा ही नहीं, आप भी नहीं पढ़े हो। वो तो जो पढ़े हैं उनसे वे जानेंगे कि वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। पर हम उनके बारे में ये जरूर कह सकते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है, ठीक है। अब कैसे पता चला? जब आप उनकी बातें सुनते हो यूट्यूब पे या किसी भी मीडिया चैनल पे, तो सुनने के बाद उनका बोलने का जो अंदाज है, उनका बोलने का जो शैली है, जितने मधुर तरीके से वो बोलते हैं, जितने धीमी धीमी तरीके से अपनी बातों को सामने रखते हैं, जितनी मधुरता उनकी बातों में होती है, व्यक्ति सुनता है तो लगता है कि कितना घंटा सुनते रह जाएं, लेकिन उबता नहीं है। तो आप ये बना रहे हो ना कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, तो कैसे पता चला आपको? आप बातचीत के द्वारा ही, और वो तो सामने से भी बातचीत भी नहीं हुई है, आप तो सिर्फ उनको सुन रहे हो। तो बातचीत से क्या होता है, जब आप किसी के शब्दों को सुनते हैं तो उससे आप ये पता लगा पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा। तो बातचीत से ही, मनुष्य के बोली से ही ये पता चलता है कि उसमें गुण क्या है या उसमें दोष क्या है।
बेन जॉनसन कहते हैं कि मनुष्य का रूप का जो साक्षात्कार होता है वो बोलने से ही होता है। यदि इंसान बोले ही नहीं पूरे जीवन तो आप उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके इंटरनल कैरेक्टर के बारे में शायद अनुमान लगा पाओ कि वो कैसा व्यक्ति है। लेकिन जब अपने मन के उद्गार को बाहर निकालता है, अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त करता है, तब हमें पता चलता है कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है। तो बेन जॉनसन की बातें आज के समय में भी उचित ही जान पड़ता है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में कहा गया कि बातचीत के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि मनुष्य अच्छा है या बुरा है। उसके चरित्र का, उसके आंतरिक गुणों का, उसके गुण दोष का, उसके शब्दों के द्वारा, उसके बोलने की कला के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। और बातचीत का अपना एक आनंद है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में यदि सिर्फ पत्र व्यवहार हो रहा हो और बातचीत नहीं हो रहा हो, आहा का तड़प है दिल के अंदर भैया, कहा नहीं जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे अब यहां पे हम उदाहरण भी देंगे और आप समझ भी सकते हो। पहले तो यहां पे समझ लेते हैं कि इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर कम से कम कितने लोगों में बातचीत होगी बताओ? कम से कम बातचीत के लिए 2 व्यक्ति की तो जरूरत होगी। ऐसे देखो, मनुष्य अकेले भी बात कर सकता है, खुद से भी बात कर सकता है। हर इंसान के पास 2 माइंड होता है, 2 दिमाग होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। एक चेतन मन होता है जो हमारा बाहरी दुनिया से जो संबंधित होता है, और एक जो होता है मन का भाग, वो अवचेतन मन होता है जिससे हमारा जो किरदार है वो निखरता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। ठीक है, तो अवचेतन मन, तो मनुष्य का चेतन मन और अवचेतन मन आपस में भी बातचीत करते हैं। वो इस चैप्टर में आगे जब आएगा तो वहां पे हम बड़े अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, और इस पर मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ रखी है। मैं वहां पे जब हम पहुंचेंगे तो आपको, जब अभी तो नहीं पर जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वो सारी किताबें मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मनुष्य खुद से कैसे बात करता है। ठीक है, तो क्या है कि बातचीत की जो सीमा है वो कम से कम कितना है? 2 है, और अधिक से अधिक तो यहां तक की है कि जब तक कि उसको मीटिंग ना बोला जाने लगा, जब तक कि उसको सभा ना बोला जाने लगा, यानी 2 से शुरू हुआ बातचीत सभा पे जाके समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बातचीत की सीमा जो है 2, कम से कम 2 व्यक्ति, और उसके बाद कहां तक पहुंच जाएगी? पूरा एक जमात भी आ जाएगा तो भी बातचीत हो सकती है। 10, 20, 50 लोगों की एक सभा भी हो सकती है। एडिसन का मत, पर एडिसन कहते हैं, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिसन का मत है कि असली बातचीत जो है ना बच्चों, वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, क्योंकि जब 2 व्यक्ति रहेंगे तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं और सारा बात एकदम पानी की तरह एक दूसरे से कह डालते हैं। लेकिन यदि कोई तीसरा व्यक्ति वहां पे आ जाए तो फिर या तो क्या करते हैं, बात को इधर उधर घुमाने लगते हैं, या फिर कोई दूसरा टॉपिक शुरू करके शुरू हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं, मान लो देहात में माहौल ऐसा देखने को मिलता है कि किसी घर का जो औरत है वो मान लो खलिहान में कुछ काम कर रही है, और वहां पे एक और औरत गांव के चली गई जो उसका पहले से दोस्ती यारी है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वहां पे बातचीत का दौर शुरू होगा तो उसमें बहुत सारी वो लोग अपना पर्सनल बात भी और घरेलू बातें भी एक दूसरे से शेयर करते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो बोल रही है कि का कहे बहन से फलानिया के पुतोह तो खाली हमरा शिकायत करे पर लगल है, से कोई काम धंधा ना है, और जहां बैठती है हमरे बात खाली चलाती है। तो दूसरा वाला बोले कि हाँ बहनिया कल मिलल थी हमरा, 2 घंटा तक खाली तोरे शिकायत बतियाई है। तो ये दो लोगों के बीच में बातचीत हो रहा है। तब तक क्या हुआ कि जिसके बारे में ये बात कर रही है कि वो जो है शिकायत बतियाती है, वो वहां पे आ गई। अब क्या होगा बताओ?
तो अब ये लोग क्या करेंगी, दोनों औरतें या तो बात को घुमा देगी या फिर दूसरा टॉपिक शुरू करके उसको बनाना शुरू करेगी। क्या बेवकूफ बनाना, कि हम लोग तो ये बात कर रहे थे, जैसे आई दीदी तोरो बेटी हलवा मैट्रिक का परीक्षा दे लेना, हाँ तोर तेज हल थू से तोर तो पासे हो गए। तो दूसरा वाला बोले कि हाँ हाँ से लइकन तो हमारे पढ़े में तेज है से सब में बढ़िया नंबर आयल है, एगो में तो क्रॉसो लगल है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बात को घुमाने लगती है। तो असली जो बातचीत होता है वो दो लोगों के बीच में ही होता है, तभी अपना दिल खोलकर एक दूसरे से बात करते हैं। यदि कोई तीसरा पर्सन वहां पे आता है तो या तो वो लोग क्या करते हैं, बात को घुमा देते हैं या फिर अपना टॉपिक चेंज करके और उसको बेवकूफ बनाने लगते हैं। तो देखो यहाँ पे असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह दो की बात कोसों दूर चली गई। जब तीन हो गए तो उन दोनों के बीच में जो बात हो रही थी वो बात अब मुद्दा क्या हो गया, शिकायत उकायत वाला जो बात चल रहा था बंद, अब कहाँ आ गया, बच्चा के पढ़ाई लिखाई पे आ गया। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाती हैं, या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो जाते हैं, बैठ जाएंगे, या फिर उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। तो दो व्यक्ति के बीच में बात चल रहा है, तो यदि तीसरा वहां पे आ जाएगा तो या तो अपना बातचीत निरस्त कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे और आराम से बैठ जाएंगे, चुप हो जाएंगे एकदम साइलेंट मोड में, ठीक है। और नहीं तो तीसरा व्यक्ति को मूर्ख बनाना शुरू कर देंगे और इधर उधर की बात करके उसको बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, बेवकूफ बनाने लगेंगे। तो ये यहां से सिर्फ हुआ मतलब कि असली जो बातचीत है वो क्या होता है, दो लोगों के बीच में ही होता है। बाकी दो से ज्यादा व्यक्ति आते हैं तो फिर बातचीत का मजा जो है किरकिरा हो जाता है। और 6 लोगों के कानों में सुनी हुई बात क्या होती है, वो खुल जाती है, मतलब पूरे फैल जाती है, ठीक है, फैल जाती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात गर्म दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर का विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। हालांकि ये बात जो है लेखक अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहे हैं। जैसे आपने कभी जरूर ऐसा देखा होगा कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि होता क्या है कि जैसे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है और आप क्या कर रहे हो कि बहुत देर से उसको टकटकी लगा के देख रहे हो, तो उसको एहसास हो जाता है कि आप उसको देख रहे हो और वो फिर क्या करेगा, नजर उठा के आपको भी देख लेता है। तब आप क्या करते हो, अपना नजर उठा लेते हो। ऐसा कई बार हुआ है कि नहीं, बताना, जरूर हुआ होगा। तो जब देखो बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ सामने बैठने का और देखने का इतना असर हो रहा है कि मतलब आदमी के शरीर का जो करंट है, करंट मतलब वो फिजिक्स वाला विद्युत धारा मत समझ लेना, जो अनुभूति है वो दूसरे के अंदर प्रवाहित हो रही है। यानी उसके अंदर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ देख रहा है, या सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, या उसके मन में कुछ चल रहा है। जब साथ बैठने का इतना असर होता है, देखने का इतना असर होता है, तो सोचो बातचीत करने का कितना असर होता होगा दो व्यक्तियों के बीच में, ठीक है। इसीलिए तो बोला जाता है कि झगड़ा झंझट जब हो तो जब दोनों पक्ष आपस में बैठ जाते हैं तो बड़े से बड़े झगड़ा क्या होता है, सुलझ जाता है, ठीक है। तो यही बात यहां पे लेखक कर रहे हैं कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन, हालांकि यहां पे अगर यूज करें तो साइंस वाला कॉन्सेप्ट है, हीट ट्रांसफर। एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी से एनर्जी का स्थानांतरण होगा कोल्ड बॉडी में, और जब दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे तो फिर वहां पे हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। बट यहां पे लेखक दूसरे दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि जब गर्म दूध और ठंडा पानी के बर्तन एक सटा के रख दी जाए तो पानी जो है वो गर्म हो जाता है और दूध ठंडा। मतलब यह हुआ कि पास बैठने का एक दूसरे के ऊपर असर हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जब दो व्यक्ति एक दूसरे के पास बैठते हैं तो भी उनके अंदर जो है एक व्यक्ति का विद्युत दूसरे के अंदर प्रवेश करता है, यानी कुछ ना कुछ अनुभूति होने लगती है। तो समझो कि अगर बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत का कितना अधिक असर होता होगा, और इसे कौन
स्वीकार ना करेगा। आप ये करके देखना, जैसे किसी पे भी मत देख लेना, ठीक है। कोई आदमी बैठा हुआ है ना, तो उस पर कभी ट्राई करके देखना कि वो कहीं दूसरा जगह देख रहा है और तुम टकटकी लगा के उसको देखना, वो कुछ समय के बाद तुम पे देखने लगेगा। हाँ, कहीं भी ट्राई मत मार देना, नहीं तो पिटाओगे दुष्ट फिर मेरे को मत बोलना कि आप बोले थे देखने के लिए। अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकुल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें न होंगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत में तो केवल राम रमोवल कहलाएगी, उसे हम संलाप नहीं कह सकते, यदि उसे हम हृदय की बात नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। देखो, यदि 2 व्यक्ति के बीच में बातचीत हो रही है तो एकदम मस्त दिल खोल के बात होगी, ठीक है। लेकिन यदि 3 व्यक्ति आ गए तो 3 व्यक्ति आ गए तो यहां पे एक बाउंडेशन हो गया। मान लो 3 त्रिकोण पे 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक वहां पे, तीनों आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, तो उस बात का ना कुछ चीजें वहां पे भी कंट्रोल हो जाएगी। लोग ना बड़े कंट्रोल तरीके से, नियमित तरीके से जो है कुछ बातों को रखेंगे और कुछ बातों को छुपा लेंगे, ठीक है। तो वो बड़ा ही, जैसे कैसे अंगूठी का नग जो है कसा हुआ रहता है, वो इधर उधर नहीं जा सकता है, तो उसी तरीके से 3 लोगों के बीच जो बातचीत होती है ना, वो किसी कसे हुए मुद्दे पे होती है और उसी मुद्दे पे चर्चा होगी, ठीक है। तो वहां पे तो शायद कुछ निष्कर्ष निकल भी जाए, लेकिन जब 4 लोग वहां पे आ जाएंगे तो 4 लोगों के बीच बातचीत फिर फॉर्मेलिटी रह जाएगी, सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी। मतलब उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, कोई सीरियस मुद्दा पे मुद्दा पे वहां पे बातचीत नहीं होगी। सिर्फ ऐसी इधर उधर का बातचीत, का भाई ठीक ठीक, हाँ जी तोर, ये सब इस तरीके का बात होगी, ठीक है। तो 4 व्यक्ति में तो बिल्कुल भी खुल के बातें नहीं होगी और जो कुछ भी बात होगी वो सिर्फ फॉर्मेलिटी ही होगी, ठीक है। और गौरव और संजीदगी के लक्ष्य से सनी हुई होगी। मतलब चारों व्यक्ति अपने आप को वहां पे ऊंचा दिखाने का प्रयास करेंगे। वो अपना बात करेगा, वो अपना बात करेगा, वो अपने को उससे श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करेगा और उसमें आत्मसम्मान ज्यादा होगा, गौरव की बात होगी, गर्व की बात होगी। मतलब अपने आप को ना ज्यादा दिखाने का प्रयास किया जाएगा जब 4 लोगों के बीच बातचीत होगी तो। और फिर जब 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहेगी, उस बातचीत का तो कोई फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा, बिना मतलब के इधर उधर की बातें होंगी, ठीक है। और इसको हम कभी भी संलाप नहीं कह सकते, इसको हम कभी भी हृदय की आवाज नहीं कह सकते, किसी दिल की आवाज नहीं कह सकते, किसी के दिल की बात नहीं कह सकते, ठीक है। इस बातचीत के भी अनेक भेद हैं भाई साहब, कई प्रकार हैं। जैसे 2 बूढ़े आपस में बैठ जाएंगे तो वो अपने जमाने के कथा कहानी शुरू करेंगे। फलाना बाबू जो थे, वो फलाना बाबू इतने वीर थे, ये थे वो थे, हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में वो होता था, तो हम लोग इतना खेत जोत देते थे दिन भर में, तो ये नेता थे, बहुत वीर थे। और फिर वो क्या करेंगे कि जो आधुनिक युग है उसको कोसना शुरू करेंगे। अपने समय की बातों में वे इस तरीके से करेंगे कि वो जो हमारा युग था वो बड़ा अच्छा था, तो उसका वो महिमा मंडन करेंगे, पुराने समय की बातों को कहकर वे गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम उस समय के हैं। और आज के जो बच्चे हैं, आज की जो पीढ़ी है, उसमें से कुछ न कुछ नेम नुस्ख निकालने का प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ गलती ढूंढ के, और ये कहेंगे कि आजकल तो मतलब जमाना ही खराब हो गया है और शरीफ का तो मतलब ही नहीं रहा, सारे लोग ये हो गए हैं। तो अपने जमाने की बातों को अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे और अभी के समय को गलत दिखाने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः जो जब बड़े बूढ़ों के बीच में बातचीत होती है तब, जैसे देखो अनेक भेद है। 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के यानी अपने समय के, पुराने समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ रहता है। तो लेखक क्या है कि बाबा लोग को ना गलत ठहरा रहे, कह रहे कि
जब दो चार बूढ़े एक जगह बैठ जाएंगे तो अपने जमाने के बात शुरू करेंगे, जकरा में 4 बात सही है तो 10 बात झूठा है, अपने समय का महिमा मंडन करेंगे। आज के पहले के बोलेंगे कि पहले के औरत होती थी कि माथा पे आंचल लेके चलती थी, जब ससुर लोग या घर के बुजुर्ग लोग आते थे तो चेहरा ढक लेती थी, ठीक है। तो कई तरीके का मान मर्यादा का ख्याल रखा जाता था। आजकल के औरत के तो कहा मत भैया, आंचरा गिरा के कांचरा है ये ना हुआ, जींस टी शर्ट पहन के माहौल बनावी चली है तू रोड पर। तो इस तरीके का शिकायत, जमाने की शिकायत की बात करते हैं और वे पुराने जमाने की बाबा आदम के समय की बात शुरू करते हैं, दस्तान शुरू करते हैं, और जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होता है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाए तो पहरों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। प्रायः अंग्रेजी राज, परदेश, पुराने समय की रीति नीति, अनुमोदन, इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बार जब बड़े बूढ़े अपना बात शुरू करेंगे तो घंटों पहर तक बात होती रहेगी और उनके बात का मुख्य मुद्दा यही होगा पुराने जमाने का रीति रिवाज, ठीक है। और जो अभी का जमाना है, जो देख रहे हैं उसकी कुछ शिकायतें, ठीक है, और ये बातचीत होती है, ठीक है। तो अंग्रेजी साम्राज्य से लेकर के अंग्रेजों के समय में ये होता था, वो होता था, फलाने राजा होते थे तो जमींदारी चलती थी, तो क्या बढ़िया दिन था, तो ये था वो था, ठीक है, क्या बढ़िया रीति रिवाज था, पूजा पाठ होता था, जग हवन होता था, बड़ों का ख्याल रखा जाता था, माता पिता के बातों का महत्व होता था, गुरु से बच्चे डरते थे। ये सारी बातें करेंगे और आज सब बात में कुछ न कुछ खुन्नस निकालेंगे। आज के लइकन तो बाप मतारी के बातें न सुन रहे हैं, गुरु जी के कौन कहल जाए, और ये बात सच भी है, ठीक है। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, देखो तो यहां पे है कि प्राय अंग्रेजी राज, प्रदेश, पुराने समय के रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा। आज के समय के नौजवानों की निंदा कि आज के लइकन के तो क्या कहना है, बस बाल बढ़ा लेना है, छपरी कटवा लेना है, रंग लेना है और माँ बाप के पैसा लेके उड़ाते चलना है, पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं, संस्कार कुछ रहा नहीं, बड़ों का इज्जत करना जानते नहीं हैं। इस तरह की शिकायतें निकालते रहते हैं। उनका बातचीत का मुख्य मुद्दा यही होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जिभ पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर, लियाकत माने अपनी विद्वता के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अखड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। मतलब जो हमजोली दोस्त होते हैं ना, उनकी बात हो रहा है। जैसे यहां पे मतलब यह हुआ कि यहां पे हम चुनी दिगरे नेस्त का मतलब हुआ कि हम ही सब कुछ हैं, सामने वाला कुछ है ये नहीं है। मतलब हम बहुत ज्यादा जानते हैं, बाकी लोग कुछ जानते ही नहीं है, मेरे सामने कोई कुछ नहीं जानता है, ठीक है, इस तरीके का। तो अपनी लियाकत यानी अपनी विद्वता के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त माने अपने स्वाभिमान में, अपने अकड़ में कि हम ही सब कुछ जानते हैं, दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, इस अखड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। जैसे एक लड़की अपने ससुराल से पहली बार अपने मायके जाती है और फिर उसकी सहेलियां उसके पास आती है और उनके बीच में जो बातचीत होती है, उस बातचीत का आनंद के बारे में लेखक कहते हैं कि इस बात का कितना आनंद है, इस बात को तो उन्हीं से पूछनी चाहिए जिन्होंने इसका स्वाद चखा है, हम इसके बारे में नहीं बता सकते। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में हमने देखा कि असली बातचीत जो होती है, जो वो दो लोगों के बीच में ही होती है, पूरा दिल खोल के बात होती है। अगर 3 लोग आए तो फिर किसी मुद्दे पे बात होगी, कसी हुई बात होगी, बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं होगी। लेकिन जब 4 लोग आ गए तो फिर 4 लोगों के बीच की जो बातचीत होगी वो सिर्फ औपचारिकता होगी, फॉर्मेलिटी होगी। और 4 से अधिक लोग यदि आ गए तो फिर तो राम रमौल बिना मतलब का बात होगा, उस बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि जब 2 लोग आपस में किसी राजनीतिक मुद्दे पे बात करते हैं, एक सवाल पूछने वाला और एक जवाब देने वाला, तो कई सारी चीजें वहां से निकल के आती है। लेकिन वही
जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसमें 10 लोग, एक पत्रकार हो जाता है, एक समर्थक हो जाता है, एक विरोधी पार्टी का, एक सरकार पक्ष का, तो एक सरकार के विरोध का, 8-10 लोग कौए की तरह हाउ 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 लड़ते हैं और उस बात में अंत में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया कि जब बड़े बूढ़े आपस में बैठेंगे तो उनका बातचीत जो होगा वो जमानों पहले की बात होगी, वो अपने समय के बात करेंगे, दादा राजे की बात शुरू करेंगे और उसमें उनका बड़प्पन दिखेगा, और जो वर्तमान समय है उसमें से नौजवानों में कुछ कमी खोजेंगे, रीति रिवाज में कुछ कमी खोजेंगे, महिलाओं में कुछ कमी खोजेंगे, और निंदा जो होगी अपने समय का बड़ाई और अभी के समय का निंदा उनका मुख्य मुद्दा होगा। लेकिन जब दो सहेलियों के बीच में बातचीत होगी तो उस बातचीत का तो आनंद ही अलग होता है, उनका स्वाद तो उन्हीं से पूछना चाहिए जो इसका स्वाद चखे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं, दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों को का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमसरा छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। ठीक है, देखो तो यहां पे कहा जा रहा है कि जब दो बूढ़ी आपस में बात करेगी तो क्या करेगी, तो जब दो बूढ़ी आपस में बात करेंगी तो उनका बस यही मुद्दा होगा कि अपने घर की जो पुतो है, बहू है, बेटी है, उनका नेम नुस्ख निकालना है, या तो उनका बड़ाई करना है या तो उनका बुराई करना है, या नहीं तो फिर खानदान की बात होगा, इसके खानदान का, उसके खानदान का, तुम्हारे खानदान में वैसा था, तुम्हारे खानदान में ऐसा था, और अंत में दांत खोदी खोदी वो दोनों भीड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का बात होता है जब दो बूढ़ी लोग आपस में बात करते हैं तब। ठीक है, फलाना तोर चिकन हो तो हमर चिकन हो तो तोर रुखड़ हो, इस तरीके का बात होगा और अंत में झगड़ा झंझट हो जाएगा। ठीक, लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो वह कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। सुस्त और बोधा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको यहाँ पे बोधा लिखा हुआ है, बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और भी बहुत सारी किस्में हैं। जैसे देखो बूढ़ी दादी के बीच में बातचीत होगा तो एकर खानदान के ओकर खानदान के बातचीत होगा, और उसके बाद अंत में ये बातचीत कहां जाके रुकेगा, तो ये लड़ाई झगड़ा पर जाके समाप्त होगा। दो लड़कों के बीच में अगर बातचीत हो रहा है तो अगर वो खिलाड़ी है, अगर वो लड़का खिलाड़ी है तो खिलाड़ी है तो अपना क्या करेगा, तारीफ करेगा। ठीक है, अपना तारीफ करेगा, दूसरे को सलाह देगा कि ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो तो आगे बढ़ोगे, इस तरीके का, और शैतानी जाहिर करेगा। ठीक है, अगर स्कूल के लड़कों का बातचीत है तो अपने उस्ताद यानी मॉनिटर का शिकायत करना। ठीक है, अपने सहपाठियों में, अपने दोस्तों में किसी का गुण, किसी का अवगुण निकालना, किसी का तारीफ करना कि यार वो लड़का जो है बड़ी तेज है, वो लड़का बड़ा अच्छा है, उसको लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं है, शांति से पढ़ता है। तो किसी का अवगुण कि एक नंबर के चंट है, हमेशा लड़ते रहता है, इधर उधर देखता है, तो इस तरीके से। तो अगर खिलाड़ी हुआ तो अपनी तारीफ करेगा, अगर स्कूल का स्टूडेंट है तो अपने सहपाठियों में से ही किसी का गुण अवगुण निकालेगा या फिर अपने मॉनिटर का शिकायत करेगा। चार लोग जब आपस में बैठेंगे तो मॉनिटर वो बहुत काबिल बनता है, रे कल हमको एक छड़ी मार दिया, कहीं धरा गया स्कूल के बाहर तो उसको भी हम खोपड़ी खोल देंगे। तो ये चीज होता है। अगर कोई लड़का पढ़ने में तेज हुआ तो अपने सामने दूसरे को कुछ गिनबे न करेगा। अब अगर भोदा दास हुआ, सुस्त और बोधा, तो पूरा स्कूल के अपना गुरुए मानेगा। तो अगर लड़का तेज है तब तो वो अपने सामने किसी को नहीं लगाएगा। हालांकि सारे लड़के ऐसे नहीं होते, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं और अपने सहपाठियों का मदद करते हैं, और करना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो भोदा दास है वो तो पूरा स्कूल को अपना गुरु ही मानेगा। ठीक है, इसके अलावा भी बातचीत का कई सारा किस्सा है, कई वो किस्में, राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप यानी कि प्रेम की बातें। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। हाँ, हमारे देश के जो अनपढ़ लोग हैं उनके बीच में बातचीत कम, वो बतकही ज्यादा होता है। ठीक है, तो बतकही का मतलब होता है कि उसमें ज्ञान की बातें कम होगा, तथ्य वाली बातें कम होगा, सुनी सुनाई बातें ज्यादा होंगी, इसी को बतकही कहते हैं। ठीक है, लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। अच्छा, अगुवाई वाला बात आ गया, मेरा फेवरेट टॉपिक। ठीक है, तो
अब देखो लेखक, मतलब इसीलिए कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेखक जो है बातचीत शुरू किया तो एक एक बातचीत की, बूढ़ा लोग कैसे बात करेंगे, जवान कैसे बात करेंगे, लड़का लड़की कैसे बात करेंगे, लड़की लड़की के बीच में आपस में कैसे बात होगा, व्यापार का बात तो राजकाज की बात, यहां तक कि भाई ब्याह शादी वाला बात भी कह रहे हैं कि जब लड़का लड़की का शादी करवाना होता है तो दो लोग बिचवान बनते हैं, या एक कोई बिचवान होता है जो दोनों तरफ से बात करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग अगुआ कहते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक लड़की, अमुक माने फलाने लड़की का अमुक लड़का यानी फलाने लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। चंडू खाने का मतलब होता है, देखो गजब का शब्द है, चंडू खाने का मतलब होता है कि जहां पे बैठ के दो चार आदमी खैनी मल के और पूरा आओ भाई साहब गेहूं पटलावा कि ना पटलावा, तो इस तरीके का जो बात होता है वो वहां का बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है, यानी निदान का मतलब निष्कर्ष ये निकला कि बात करने का कई प्रकार है, कई ढंग है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें कि लड़का जब बातचीत, अगर खिलाड़ी हुआ तो अपना रौब झाड़ेगा, दूसरा के सामने अपने आप को ज्यादा लगाएगा, दूसरे को सलाह देगा। अगर पढ़ने लिखने में तेज हो गया तो अपना सामने दूसरे को नहीं समझेगा। अगर भोदा दास है तो पूरा सब के अपन गुरुए मानने चलेगा कि फलाने हमारे यही हैं। और कई तरह के बातचीत होता है, जैसे राजकाज की बात हुआ, व्यापार संबंधी बातचीत हुआ, दो मित्रों के बीच में प्रेम संबंधी बात होता है, फलानवा का फलानिया के साथ चल रहा है तो बात कहां तक बढ़ा, ये वाला। उसके बाद अशिक्षित लोग हैं तो उनके बीच में बतकही होता है। बतकही में मैंने आपको बताया कि सुनी सुनाई बात रहेगी, आंकड़े कम होंगे, तथ्य कम रहेंगे, सच्चाई कम रहेगी, सुनी सुनाई बात ज्यादा रहेगी। उसके बाद जब शादी ब्याह होता है तो बिरादरी वाला यानी रिश्तेदार में से कोई एगो अगुआ होता है जो कहता है कि फलानवा के बेटी के ब्याह फलानवा के बेटा के साथ पक्का हो गया है, चाभे की तैयारी में रहें आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से निष्कर्ष ये निकला कि बातचीत का कई गो तरीका हो सकता है, ठीक है। अब लगता है कि आज यहीं पे कितना बच गया है देख लेते हैं। हाँ, एक दो पैराग्राफ और है, इसको खत्म ही कर देते हैं आज, ठीक है, खत्म ही कर देते हैं। चलो देखो, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यूरोप के जो लोग हैं, पश्चिमी जो लोग हैं, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, रूस हो गया, तो यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। भाई साहब लेखक महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं, हम लोग में बात करने का हुनर नहीं है? ऐसी बच्चे हमारे रात में 1-1 बजे तक जाग जाग कर आखिर कर क्या रहे हैं, बात ही तो कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से तो इनका कोई मतलब रहा नहीं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है ना कि बात, मतलब बात करने की कला, ठीक है, बात करने की कला। यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने, सयाने माने चालाक, अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। देखो, यूरोप के लोगों में, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बात करने का एक अलग हुनर पाया जाता है, मतलब एक विशेष गुण पाई जाती है उनमें बात करने का, ठीक है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला एक इतना बढ़ा है कि मैंने पहले हम लोग क्या देखें कि बातचीत का 2 तरीका हो सकता है, एक जो साधारण बातचीत, घरेलू बातचीत, और एक भाषण। लेकिन यूरोप के लोगों में या फिर अब जो है वर्तमान समय में तो सारे जगह बोल सकते हो कि बातचीत ना उससे अलग लेवल पे पहुंच गया है। यानी अभी सिर्फ दो भाग में आप इसको नहीं बांट सकते कि एक साधारण बातचीत और एक भाषण, बल्कि उससे अलग अभी जो आपका यहां पे बोला जा रहा है काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली, कवि सम्मेलन जो आप देखते हो, जैसे यहां पे देखो, अपने शब्दों को मैं यूं सजा लेता हूं, अपने शब्दों को मैं यूं सजा लेता हूं,
पौआ हूं लेकिन बोतल का मजा देता हूं। तो इस तरीके से कुछ हास्य बातें, जो हंसी मजाक से संबंधित बातें होती है, उसको इस तरीके से सजा के शब्दों को बोला जाता है, ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग छेड़ा जाता है कि सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। ठीक है, तो ये इस लेवल पे अब बातचीत चल गया। सुहृदय गोष्ठी मतलब इसमें क्या होता है कि वही कवि सम्मेलन की बात हो रहा है कि जहां पे चार विद्वान लोग आपस में बैठते हैं और अपने शब्दों से लोगों को हंसाने का प्रयास करते हैं, उन्हें खुशी देने का प्रयास करते हैं, उनके गम को भुलाने का प्रयास करते हैं। और इस बातचीत का एक खास ये महत्व है कि जो विद्वान मंडली होते हैं, जो लियाकतई, उनके अंदर लियाकतई और पंडितई का जरा भी अभिमान नहीं होता है। यानी उनके अंदर अपनी विद्वता का, अपने पंडितई का जरा भी अभिमान नहीं होता है, बल्कि वो एकदम खुले विचार से अपनी बातों को सजाकर शब्दों को ऐसे चयन करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है हंसता है, थोड़ी देर के लिए अपना गम भुला जाता है। ठीक है, वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मूर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। देखो, एक तो ही हो गया कवि सम्मेलन, जहां पे पंडित लोग, विद्वान लोग, कवि लोग बैठकर एकदम खुले विचार से अपने शब्दों को रखते हैं सजाकर, जिससे जनता को अच्छा लगता है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है। दूसरा, एक हमारे देश में बहुत पुराने जमाने से, अब तो लुप्त हो चुका है, अब तो राजनीति में ही केवल देखने को मिलता है, नहीं तो पहले दो विद्वान लोग क्या करते थे ना कि शास्त्रार्थ करते थे। कोई एक मुद्दा उठा लिए, जैसे वैदिक काल का कोई मुद्दा उठा लिए, ठीक है, जाति प्रथा, सती प्रथा, या फिर भगवान से संबंधित धार्मिक कोई मुद्दा उठा लिए, धर्म क्या है, कर्मकांड क्या है, उपनिषद क्या है, ठीक है, और उसी पे आपस में क्या करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। वो उसके बातों को काटता है, उसकी बातों को काटता है, एक दूसरे पे दोनों हावी होने का प्रयास करते हैं, तो उनमें उतना रस नहीं है, मजा नहीं है। ठीक है, मजा नहीं है। जैसे दुगोला आप जानते होंगे, दुगोला जो अभी शादी ब्याह या ज्यादातर जब भोज होता है मरनी वाला, तो उसमें दो गायक बुलाए जाते हैं। तो वहां भी आपने देखा होगा कि कोई रामायण का प्रसंग शुरू हुआ और लोग आपस में लास्ट में लड़ने लगते हैं कि ये सही गा रहा है, वो सही गा रहा है, आपस में एक दूसरे की बातों को काटने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें आनंद रहता है, उसमें क्या होता है, पर वहां भी थोड़ा सा विद्वता दिखाई जाती है, थोड़ा सा अपने को एक दूसरे पे हावी होने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो काव्य मंडली है, जो कवि सम्मेलन है, वहां पे किसी प्रकार का कोई घमंड, गर्व या अभिमान वाली बात नहीं होती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मजेदार बातें होती है। ठीक है, तो छीना झपटी, लड़ाई, कपटा कपटी, जैसे मुर्गा बटेर आपस में लड़ते हैं, झपटा झपटी करते हैं, वैसे ही जो शुष्क नीरस पंडित होते हैं, जो अपने विद्वता में चूर होते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, तो उनके बीच में शास्त्रार्थ होता है, और शास्त्रार्थ होता है तो वे उसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें उतना रस नहीं है, मजा नहीं है। ठीक है, उसमें आप संलाप नहीं कह सकते, उसको एक कह सकते हो कि रटी रटाई बात, याद की हुई बात, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के सामने अपने आप को ज्यादा साबित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और घंटों भर एक दूसरे के सामने, अभी जो मीडिया चैनल का मैंने बात किया था कि चार व्यक्ति बैठ जाएंगे, जिसको हम प्रवक्ता बोलते हैं, स्पोक पर्सन किसी राजनीतिक दल का, जैसे एक बीजेपी का वो संबित पात्रा का नाम आपने सुना ही होगा, और दूसरी तरफ से कन्हैया कुमार को लगा दो, तो दोनों फिर कई घंटों तक आपस में बहस करते रहेंगे, काँव काँव करते रहेंगे, कुछ होगा नहीं, ना इनसे सरकार बदलने वाला है, ना कुछ होने वाला है, लेकिन हाँ घंटे भर का मनोरंजन मिल जाएगा आपको। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित तो होती होगी, अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगी, और 25 से नीचे की बातचीत में यदि भी अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाद और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। ठीक है, तो देखो इस बातचीत के जरिए ही दो व्यक्ति क्या किए, जैसे दो व्यक्ति आपस में बैठे कहें कि ऐसा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पूंजी लगाते हैं, एक बिजनेस खड़ा करते हैं। ठीक है
बिजनेस खड़ा किया, छोटा स्तर पे बिजनेस चल पड़ा, लोग जुटने लगे, जुटते गए बातचीत के माध्यम से, और उसके बाद कंपनी बड़ी होती गई और उसके बाद लाखों का आमदनी होने लगा। तो ये सब किसके द्वारा हुआ? बातचीत से ही तो शुरू हुई थी सारा मामला, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि अगर 25 से ऊपर की बातचीत होगी, अगर व्यक्ति 25 साल से ऊपर का है तो उसके बात में जरूर अनुभव छिपा होगा, क्योंकि वो 25 वर्षों में अपने जीवन में कुछ ना कुछ देखा है, कुछ ना कुछ सीखा है। तो 25 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होंगे उनके बातचीत में कुछ न कुछ सार छिपा हुआ होगा, कुछ न कुछ आशय उनके बात का निकलेगा, उनकी बातों में अनुभव झलकेगा, इन सारी बातें होगी, उनकी बातें दूरदर्शी होगी और अनुभव की बातें होंगी। लेकिन जो 25 से नीचे के लड़के हैं, जो अल्हड़ हैं, जिनके पास ज्यादा अनुभव नहीं है, तो उनके बातचीत में भी ज्यादा आपको दूरदर्शिता दिखाई नहीं देगी। वो बहुत ज्यादा आगे के सोच का नहीं बोलेगा, वो वर्तमान समय की बात करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा जीवन का एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन उसके बातचीत में एक ऐसा दिल बहलाव होगा, ऐसी ताजगी होगी जिसकी मिठास को आप समझ सकते हैं। यानी 18 से 25 बरस वाला जो उम्र है, जिसको बड़े बूढ़े कहते हैं कि बाबू तोर दोष न खवा, ये तोर उमरिया के दोष हवा, तो उन बच्चों के बीच में जो बातचीत होगी उसमें एक मिठास होगा। भले ही अनुभव ना हो, भले ही दूरदर्शी सोच ना हो, भले ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की बातें ना हो, ठीक है, जीवन से जुड़ी बातें ना हो, लेकिन एक दिल बहलाव जरूर होगा, एक ताजगी जरूर होगा, एक मिठास जरूर होगा। तो ये बात थी। इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर यूरोप के लोगों में क्या हुआ कि बातचीत अलग लेवल पे चला गया, साधारण बातचीत और भाषण की कला से ऊपर उठ के कवि सम्मेलन तक पहुंच गया, जहां पे मनोरंजन है, जहां पे मजा ही मजा है। और हमारे जो लोग हैं, जो पुरातन किस्म के लोग हैं, जो अपने आप को ज्यादा विद्वान समझते हैं, पंडित समझते हैं, वो क्या, पंडित से मेरा मतलब यहाँ पे किसी जाति से नहीं है, बल्कि विद्वान व्यक्ति से है। तो क्या करते हैं कि अपने विद्वता के घमंड में चूर रहते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, और शास्त्रार्थ में एक दूसरे की बातों को काटने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे से ऊपर दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब एक लास्ट पैराग्राफ है, यहां पे देख लेते हैं। देखो, यहां तक कि हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमरे यहां कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर हम यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई, और अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन का माफिक बर्ताव न किया गया तो माने दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम खुद से बात शुरू करने का अपने अंदर कला विकसित करें। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, सुनना। कहा गया कि जैसे देखो कभी कभी क्या होता है कि बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, बाहरी बातचीत का हाल तो मैंने पहले लिख दिया, जो पहले हम लोग पढ़े, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा होता है कि दो व्यक्ति के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे दो रिश्तेदार हैं, ठीक है, और दो रिश्तेदार हैं और बहुत दिनों से एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है। तो एक व्यक्ति क्या किया कि अब बहुत दिन हो गया बातचीत नहीं हो रहा है, तो इस दोनों के अंदर ने एक घाव बन जाता है। घाव ये बन जाता है कि जैसे पहला वाला सोचेगा कि जब वो मेरे पास कॉल नहीं कर रहा है, वो मेरे यहाँ आने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो हम क्यों उनके पास कॉल करें। मतलब यहाँ पे मान मर्यादा वाला, स्वाभिमान वाला बात आ जाता है, ईगो आ जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ईगो को साइड करके और सोचा कि अच्छा चलो वो नहीं होता है, वो नहीं बोलता है, तो हम ही उसके यहाँ चले जाते हैं, हम ही पहले पहल करते हैं, प्रयास करते हैं, बोलने से छोटा थोड़ी हो जाएंगे, ये सोचकर अगर चला भी जाता है, और चला तो गया लेकिन मन माफिक जाने के बाद यदि उसका आदर सत्कार नहीं हुआ, तो एक तो पहले से घाव था कि बुलाता नहीं है, अपने से गए, और दूसरा एक घाव और मिल गया, एक जख्म और मिल गया कि गए तो आदर सत्कार ही नहीं हुआ। तो मतलब यह हुआ कि मलहम लगाने हम गए, मरहम गए, मरहम लगाने हम गए, मरहम गए।
समझे? मतलब हमने उसको मरहम लगाने गया और उसके चक्कर में हम ही मर गए। तो मरहम लगाने हम गए, मर हम गए। मतलब एक तो ये हुआ कि वो बंदा बोल नहीं रहा था, बुला नहीं रहा था, अपने से हम गए किसी तरीके से कि चलो कोई बात नहीं, माफ करते हैं, और वहां जाने के बाद भी वो अच्छे से नहीं बोल रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, तो फिर एक अलग तरीके का जख्म मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम ही उनके यहां पहले गए तो एक तो बिना बुलाए जाना ही अनादर है। दिल के अंदर तो कहीं ना कहीं रहेगा कि भैया बुलाए नहीं है, अपने से हम जा रहे हैं। और जाने पर मन माफिक अगर मन के मुताबिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का घाव मिल गया। तो इससे उत्तम यही है कि बातचीत करने का हम यही सबसे बढ़िया तरीका मानते हैं कि हम अपने अंदर वह शक्ति पैदा करें, हम अपने अंदर वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप ही बात कर ले। मतलब अपने आप ही क्या करें, किसी से बात शुरू कर दें। देखो एक कमी मेरे अंदर भी, हम जल्दी किसी से बात नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर कोई बंदा अनजान सा है और वो साइड में खड़ा है तो दिन भर भी खड़ा रह जाएगा तो हम उससे बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो किसी से भी मतलब एडॉप्ट हो जाते हैं, किसी से भी बात शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो लेखक यही कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने अंदर एक शक्ति पैदा करें कि खुद से ही क्या करें, बातचीत शुरू कर ले। दूसरा कोई पहल करे चाहे ना करे, हम खुद से कर ले। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ठीक है, और ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मनो अहोभाग्य एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। ये उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। देखो ये पैराग्राफ जो है ना, इस चैप्टर का सबसे ज्ञानवर्धक और सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है मेरे हिसाब से। सुनो, लेखक कहते हैं कि देखो बाहरी बातचीत तो चलो ठीक है, लेकिन इंसान खुद से भी बात कर सकता है। वो खुद से बात कर सकता है, और जब वो खुद से बात करने लगता है तो उसका आत्मा का मिलन परमात्मा से होने लगता है। ठीक है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन होने लगता है, और उसके अंदर एक अजीब तरीके का खुशी, अजीब तरीके का प्रेम, आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, जैसे हमारा जो मनोवृत्ति है, हमारा जो मनोवृत्ति है यानी हमारा जो मन है, हमारा वृत्ति मतलब आचरण होता है। ठीक है, तो हमारा जो मन का आचरण है वो दिन भर में कई रंग दिखाता है, बदलते रहता है। ठीक है, इसी क्रम में हम क्या करते हैं, किसी से दोस्ती तो किसी से दुश्मनी। हमारा जीभ जो है ये बड़ा ही खतरनाक चीज है। रहीम ने इसके बारे में बोला था, रहीमन जिहवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल। यानी जीभ जो है ना बड़ा बावला है, बड़ा उदंड है। अपने तो क्या करता है, कुछ भी बोल दिया और बोल के वो भीतर घुस गया, मुंह के अंदर चला गया, और उस बात का प्रभाव के कारण कपार पे जूता पड़ता है। ठीक है, तो एक जीभ जो है ना बड़ा कतरनी है, इसका प्रयोग बड़ा ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, चमनिस्तान शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, हरे भरे बागों का इलाका होता है। ठीक है, तो हमारा जो मन है वो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म, चमनिस्तान माने बाग बगीचे, फूल जहां पे खिले हुए हैं। ठीक है, जिसमें कई किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, कई तरह के फूल खिले हुए हैं, और ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारा मन के अंदर, मन ही जो है एक बाग है, एक बगिया है, एक फूल की बगिया है, जिसमें कई तरह के सुंदर फूल हैं, कई तरह की सुंदरता है, कई तरह के सुगंध है, कई तरह के रंग हैं। और इस चमनिस्तान में यदि अपने अंदर के बाग में, अपने अंदर के चमनिस्तान में, अपने शरीर के अंदर के, मन के अंदर के बगिया में अगर हम विचरण करते हैं तो उसमें क्या कम आनंद है। लेकिन ये आसानी से नहीं होता है। लेखक आगे कहते हैं कि मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका।
मतलब जो मित्र आपस में प्रेम लाप करते हैं, आपस में प्रेम की बातें करते हैं, वो अंदर जो बातचीत होता है मनुष्य के अंदर, मन के अंदर, जो आप मन के भीतर घुस के जो बातचीत करते हैं, मित्रों के बीच बातचीत से मिलने वाला आनंद इसका 16वां भाग भी नहीं पहुंच सकता है। यानी कि 1/16 भाग भी नहीं। जितना खुशी मन के आंतरिक खुशी है, मन के अंदर जो हम लोग बात करते हैं, अपने मन से बात करते हैं, अपने अवचेतन मन से बात करते हैं, वो जो खुशी है वो कभी भी दोस्तों के बीच बातचीत करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी सर का नाम ध्यान या मनोयोग है। और ये कैसे प्राप्त होगा? इसी को योग बोलते हैं, इसी को मनोयोग बोलते हैं, इसी को हठ योग बोलते हैं, इसी को कर्म योग बोलते हैं। ठीक है। और ये कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद की किताब है हठ योग, कर्म योग, मनोयोग, ये सब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे एक इंसान जो है अपने अंतर दर्शन कर सकता है, अपने आप का दर्शन कर सकता है, अपने आप को पहचान सकता है, मैं कौन हूं इसका अनुभव कर सकता है। ठीक है। और लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि हम थोड़ा सा अभ्यास किए और सीधे मन से बातचीत करना शुरू कर दिए। अपने अवचेतन मन को कंट्रोल में करने के लिए आप अगर अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेते हो तो किसी के मन के बात को जान सकते हो, किसी का बर्थडे बता सकते हो, किसी के घर का पता बता सकते हो, किसी अनजान व्यक्ति का बैंक अकाउंट आप बता सकते हो, किसी अनजान व्यक्ति का मोबाइल नंबर आप बता सकते हो, उसको क्या कष्ट है ये बता सकते हो, उसके दिमाग को पढ़ सकते हो, आप माइंड रीडिंग कर सकते हो। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। कई तरह की विद्या होती है, त्राटक विद्या, मनोयोग विद्या, कर्मयोग विद्या, हठ योग विद्या। ठीक है। अपने शरीर के अंदर का जो चक्र है उसको जागृत करना पड़ता है। ठीक है। तो ये आसान नहीं है। कई तरह के, हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। मतलब पैसा थोड़ी ना लग रहा है बोलने में, कुछ भी एकदम चाकू की तरह बोल दिया और इसके बोलने के कारण क्या होता है कि झगड़ा हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने जिह्वा पे कंट्रोल है वो क्या करता है, क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रु को, मतलब जो बहुत क्रोधित शत्रु है उसको भी बातचीत के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा अपने वश में कर लेता है और करके फिर सारा जो समस्या है उसका समाधान निकल जाता है। तो इसलिए अवाक रह हम अपने बातचीत करने का साधन, यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। यानी अवाक रह, अवाक का मतलब होता है चुप रहना। ठीक है। चुप रहकर भी हम क्या कर सकते हैं, कई सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। खुद से बातचीत करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। क्योंकि हमारा शरीर जो है, हमारे अंदर जो बातचीत की एक शक्ति है वो एक मंदिर है। ठीक है। और वही एक सोपान है। सोपान का क्या मतलब होता है? सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है। रास्ता, मार्ग। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने चैप्टर को खत्म किया, बातचीत चैप्टर को। और मैं समझता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। एक बार जरूर बताना चैप्टर कैसा लगा पढ़ के। जैसे जैसे आप चैप्टर को पढ़ते जाओगे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा, समझ में आने लगेगा। अगले क्लास में हम इसका लेखक परिचय और इससे संबंधित जो सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।